आज से 74,000 साल पहले एक ऐसी रात थी जो शायद इंसानियत की आखिरी रात बनने वाली थी। इंडोनेशिया के एक द्वीप के नीचे, जमीन के हजारों मीटर नीचे, एक ऐसी शक्ति सदियों से उबल रही थी जिसकी कल्पना भी आज का इंसान नहीं कर सकता। और जब वो शक्ति फटी तो आसमान काला हो गया, सूरज महीनों तक गायब हो गया, तापमान इतना गिरा कि अफ्रीका के जंगल बंजर हो गए, फसलें जो तब थी भी नहीं और जो जंगली खाना था वो भी खत्म हो गया। पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद जो आज 8 अरब है, घटते घटते शायद सिर्फ कुछ हजार रह गई। हम सब उन्हीं चंद बचे हुए लोगों की औलाद हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जो साइंस आज तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। अगर टोबा का विस्फोट इतना भयानक था तो भारत के आंध्र प्रदेश में उस राख के नीचे और उसके ऊपर एक ही जगह पर इंसानों के हजारों औजार कैसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या टोबा ने सच में इंसानियत को मिटाने की कोशिश की, या ये कहानी कुछ और है? और अगर टोबा जिम्मेदार नहीं था तो फिर हमारे डीएनए में वो निशान क्यों है जो कहता है कि एक वक्त ऐसा आया था जब हम लगभग खत्म हो गए थे? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे, तथ्यों के साथ, विज्ञान के साथ, और उस एक सवाल के साथ जो शायद सबसे जरूरी है, अगर आज कोई टोबा फटे तो क्या होगा? इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का वो हिस्सा जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। यहां सुमात्रा द्वीप के उत्तर में एक झील है, लेक टोबा। ये झील देखने में बेहद खूबसूरत है, करीब 100 किलोमीटर लंबी, 30 किलोमीटर चौड़ी। इसके बीच में एक पूरा द्वीप है, सामोसीर आइलैंड, जो खुद एक छोटे से बेस जितना बड़ा है। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक ऐसा सच छुपा है जो रूह कंपा देता है। ये झील किसी नदी या बारिश से नहीं बनी। ये झील उस गड्ढे में बनी है जो 74,000 साल पहले एक ऐसे विस्फोट के बाद बचा था जिसे आज साइंस की भाषा में सुपर वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। टोबा एक सुपर वॉल्केनो है और 74,000 साल पहले इसका जो विस्फोट हुआ वो पिछले 20 लाख सालों का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन था। टोबा की ताकत तुलना में समझो। आज हम जब किसी बड़े वॉल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है 1883 का क्रैकेटोआ। क्रैकेटोआ का विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। उसने पूरी दुनिया के तापमान को कुछ महीनों के लिए थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन क्रैकेटोआ टोबा के सामने एक दिया है सूरज के सामने। टोबा का विस्फोट क्रैकेटोआ से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 1815 में माउंट टैम्बोरा फटा था, जिसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा इरप्शन माना जाता है। उसने 1816 को ईयर विदाउट अ समर बना दिया था। वर्जीनिया में जुलाई में बर्फ गिरी थी, 90,000 लोग मारे गए थे। टोबा टैम्बोरा से 10 गुना बड़ा था। और अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस से, जो 1980 में फटा था और पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा था, टोबा 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस इरप्शन ने कम से कम 2800 क्यूबिक किलोमीटर मैग्मा बाहर फेंका। इतनी राख कि अगर उसे पूरे यूनाइटेड किंगडम पर फैलाया जाए तो पूरा देश 1 मिलीमीटर राख से ढक जाए। जब टोबा फटा वो 9 से 14 दिन। साइंटिस्ट्स का मानना है कि टोबा का इरप्शन 9 से 14 दिन तक चला, लेकिन इसका असर सदियों तक रहा। जब इतनी मात्रा में मैग्मा और ऐश आसमान में गई तो उसने स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर डाइऑक्साइड और राख की एक ऐसी परत बना दी जिसने सूरज की रोशनी को पार्शियली ब्लॉक कर दिया। तापमान गिरा। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गई, कई सालों तक। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार शॉर्ट टर्म में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरा होगा। यह वॉल्केनिक विंटर था। टैम्बोरा के बाद 1816 में सिर्फ 3 डिग्री की गिरावट ने वर्जीनिया में जुलाई में बर्फ गिराई थी, फसलें बर्बाद की थीं और 90,000 लोग मारे गए थे। अब सोचिए 15 डिग्री की गिरावट का क्या असर होगा। भारत में टोबा की राख। टोबा का विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ, लेकिन उसकी राख 5000 किलोमीटर दूर यानी भारत तक पहुंची। भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उस दौर की जमीन में 6 से 8 मीटर मोटी राख की परत मिलती है। ग्रीनलैंड की बर्फ में भी टोबा की राख के निशान मिले हैं, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के सी बेड में भी। इसका मतलब टोबा का धुआं पूरी धरती के ऊपर छा गया था। 74,000 साल पहले की दुनिया में होमो सेपियंस यानी हम थे। लेकिन हम तब कैसे थे? हम शिकारी थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, 20 से 50 लोगों के। हमारे पास आग थी, पत्थर के औजार थे
और एक ऐसा दिमाग था जो बस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सोच सीख रहा था। हम अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे, सवाना के मैदानों में शिकार करते थे और नदियों के किनारे अपने कैंप्स बनाते थे। हमारी पूरी दुनिया प्रकृति पर निर्भर थी। और जब टोबा फटा तो प्रकृति ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वोल्केनिक विंटर, रात जो महीनों तक रही। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सूरज महीनों तक ठीक से नहीं निकला, आसमान में राख और सल्फर की परत, दिन में भी धुंधलका, रात जैसा अंधेरा, तापमान गिरा, जंगल के पेड़ों के फल नहीं पके, जड़ें और कंदमूल जमीन में ही सड़ गए। जिन जानवरों का हम शिकार करते थे वो भी भूखे थे, उनकी तादाद घटी। हमारे खाने के सारे स्रोत एक साथ कम होने लगे और ठंड, जो अफ्रीका के लोगों के लिए एक नई और अजीब दुश्मन थी, उसने शरीर की एनर्जी छीनना शुरू कर दी। जेनेटिक बॉटलनेक, वो निशान जो आज भी है। 1972 में साइंटिस्ट्स ने कुछ अजीब देखा। इंसानों के डीएनए में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है। अगर आप किसी चिंपैंजी के डीएनए और किसी दूसरे चिंपैंजी के डीएनए की तुलना करें तो उनमें एक इंसान और दूसरे इंसान के डीएनए से ज़्यादा अंतर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर हमारी आबादी इतनी कम हो गई थी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी लगभग ख़त्म हो गई। जो लोग बचे उन्हीं के जीन्स आज सारी दुनिया में हैं। इसे साइंटिस्ट्स जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं और अर्ली स्टडीज़ ने कहा ये बॉटलनेक 74,000 साल पहले हुआ था, यानी टोबा के समय। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार उस वक्त दुनिया में इंसानों की संख्या घटकर सिर्फ 3,000 से 10,000 ब्रीडिंग पेयर्स रह गई होगी। 10,000 लोग पूरी धरती पर। आज जो 8 अरब लोग हैं वो सब उन्हीं 10,000 लोगों के वंशज हो सकते हैं। अगर टोबा ने वाकई इंसानियत को लगभग मिटा दिया था तो एक जगह से मिले सबूतों ने इस पूरी थ्योरी को एक बड़ा झटका दिया, और वो जगह थी भारत। ज्वालापुरम, आंध्र प्रदेश का वो गांव जिसने इतिहास बदला। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है ज्वालापुरम, जुरेरू रिवर वैली में। 2007 में एक इंटरनेशनल टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां खुदाई की और उन्होंने जो पाया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। जमीन में टोबा की राख की परत के नीचे और उसके ऊपर दोनों जगह पत्थर के औजार मिले। 15,000 से ज्यादा स्टोन टूल्स, 23 अलग अलग कैटेगरीज के औजार, और सबसे हैरान करने वाली बात, राख के नीचे वाले औजार और राख के ऊपर वाले औजार लगभग एक जैसे थे। यानी टोबा के पहले जो इंसान यहाँ रहते थे और टोबा के बाद जो इंसान यहाँ रहे, उनकी टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। जैसे उनके लिए टोबा कोई अपोकलिप्स नहीं था, जैसे वो सरवाइव कर गए और जीते रहे। सोन वैली, मध्य प्रदेश का एक और सबूत। आंध्र प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सोन रिवर वैली में भी यही कहानी दोहराई गई। धबा नाम की साइट पर साइंटिस्ट्स को 80,000 साल पुराने औजार मिले जो बिना किसी ब्रेक के 65,000 साल पहले तक कंटिन्यू होते हैं। यानी टोबा 74,000 साल पहले के आसपास कोई डिसरप्शन नहीं। इंसान यहाँ थे, पहले भी बाद में भी। ये औजार कहाँ से आए? ज्वालापुरम के औजारों ने एक और शॉकिंग रेवलेशन दिया। इन औजारों की स्टाइल अफ्रीकन मिडिल स्टोन एज की टूल्स से बहुत मिलती जुलती थी। यानी ये पॉसिबल है कि ये टूल्स अफ्रीका से आए हुए होमो सेपियंस ने बनाए थे, जो टोबा से पहले ही भारत पहुंच गए थे। और ये बात उस लेट आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को चैलेंज करती है, जो कहती है कि ह्यूमंस 60,000-50,000 साल पहले ही अफ्रीका से बाहर निकले। ज्वालापुरम सजेस्ट करता है हम शायद 77,000 साल पहले या उससे भी पहले इंडिया में थे। टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बहस चल रही है। एक तरफ वो साइंटिस्ट्स हैं जो कहते हैं टोबा ने वाकई इंसानियत को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट्स हैं जो कहते हैं टोबा का असर उतना बुरा नहीं था जितना हम सोचते हैं। दोनों तरफ के तर्क सुनिए। थियरी ए, टोबा ने इंसानियत को ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पर ला दिया। स्टैनली एम्ब्रोज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ने 1998 में एक डिटेल्ड थियरी दी। उनके अनुसार टोबा के बाद एक वॉल्केनिक विंटर आया जो 6 से 10 साल तक चला। इसके बाद एक 1000 साल की कूलिंग पीरियड आई। अफ्रीका के जंगल तबाह हो गए, खाना नहीं रहा, इंसान मरने लगे। जो थोड़े लोग बचे वो अलग अलग रेफ्यूज इलाकों में थे जहां कंडीशंस थोड़ी बेटर थीं।
इन आइसोलेटेड ग्रुप्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी और कम हो गई, और जब कंडीशंस इंप्रूव हुईं तो इन्हीं सर्वाइवर्स ने दुनिया को फिर से बसाया। एम्ब्रोस का एक और इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था, इसीलिए निएंडरथॉल्स का पतन हुआ। वो आइसोलेटेड टेरिटरीज में रहते थे, कोऑपरेटिव नहीं थे। होमो सेपियंस ने इंटरग्रुप नेटवर्किंग से सर्वाइवल किया। हार्वर्ड पीबॉडी म्यूजियम के एक लेक्चर में एम्ब्रोस ने कहा कि आधुनिक इंसान की जो कोऑपरेटिव सोशल नेटवर्किंग की क्षमता है, वो शायद टोबा के बाद की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का नतीजा है। थियरी बी, टोबा उतना बुरा नहीं था, इंडिया का एविडेंस। लेकिन ज्वालापुरम और सोन वैली के सबूत इस थियरी को सीरियसली चैलेंज करते हैं। अगर टोबा इतना डेवस्टेटिंग था तो इंडिया में 6 से 8 मीटर राख होने के बावजूद इंसान कैसे सर्वाइव कर गए? 2021 में PNAS में पब्लिश्ड एक स्टडी ने कहा कि टोबा का क्लाइमेट इंपैक्ट जियोग्राफिकली अनइवन था। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल एशिया में ज्यादा असर था, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें अफ्रीका का बड़ा हिस्सा शामिल है, असर कम था। तो हो सकता है अफ्रीका में रहने वाले होमो सेपियंस के लिए टोबा उतना डेवस्टेटिंग नहीं था, और साउथ इंडिया में लोकल कंडीशंस ने कुछ पॉपुलेशंस को बचा लिया। तो फिर जेनेटिक बॉटलनेक का कारण क्या? अगर टोबा जिम्मेदार नहीं था तो वो जेनेटिक सिग्नल क्यों है? इसके कई पॉसिबल आंसर्स हैं। आंसर 1, बॉटलनेक था, लेकिन टोबा की वजह से नहीं, बल्कि उस पीरियड में हो रहे ब्रॉडर क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, जो आइस एज की शुरुआत थी। आंसर 2, कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि टोबा का टाइमिंग बॉटलनेक से मैच करता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। आंसर 3, 2023 में एक स्टडी ने सजेस्ट किया कि एक बड़ा बॉटलनेक 9 लाख साल पहले हुआ था, जब ह्यूमन पॉपुलेशन घटकर शायद 1280 लोग रह गई थी, जो टोबा के बॉटलनेक से भी बड़ा था। ये सवाल अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझा है, और यही इस स्टोरी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चाहे टोबा सीधे जिम्मेदार था या नहीं, एक बात सर्टेन है, 74,000 से 60,000 साल पहले के बीच इंसानों की तादाद बहुत कम थी, और जो थोड़े लोग बचे वो हम सब के पूर्वज हैं। उनकी कहानी क्या रही होगी? अफ्रीका के आखिरी रेफ्यूजेस में जब ठंड बढ़ी, जंगल सिकुड़े और खाना कम हुआ, तो शायद कुछ ग्रुप्स उन इलाकों में चले गए जहां कंडीशंस बेहतर थीं। अफ्रीका में कोस्टल एरियाज, जहां समुद्र के करीब होने से टेम्परेचर मॉडरेट था। साउथ अफ्रीका की पिनिकल पॉइंट केव, जहां 74,000 साल पुराने सबूत मिले हैं कि लोग शेलफिश खाकर जी रहे थे। जब जंगल का खाना खत्म हुआ तो समुद्र से खाना मिला। ये एक नई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी, और शायद इसी प्रेशर में इंसानों ने नई स्किल्स डेवलप की, बेटर टूल्स, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कोऑपरेशन। भारत के ज्वालापुरम के वॉरियर्स, और फिर था वो ग्रुप जो आंध्र प्रदेश की जुरेरू वैली में था। जब टोबा की राख आई 6 से 8 मीटर की, वो नहीं भागे, या शायद भागे, लेकिन लौट आए, और उन्होंने अपने औजार बनाने की कला जारी रखी। टोबा से पहले जो टूल्स बनाए, टोबा के बाद भी वही। ये एक ऐसी ह्यूमन रेजिलियंस की कहानी है जो 74,000 साल बाद भी हमें इंस्पायर करती है। उस टाइम पीरियड में जब कोई नहीं जानता था कि सूरज फिर निकलेगा या नहीं, उन्होंने पत्थर उठाए, उन्हें तराशा और जीते रहे। वो रात जो सुबह में बदली। धीरे धीरे टोबा विंटर कमजोर पड़ा, राख की परत धीरे धीरे सेटल हुई, सूरज फिर निकला। जमीन जो ज्यादातर भागों में टोबा की राख से ढकी थी, उस राख में न्यूट्रिएंट्स थे। कुछ जगहों पर पौधे पहले से ज्यादा तेज उगे, जानवर वापस आए, और इंसान जो बचे थे, उन्होंने दुनिया को फिर से बसाना शुरू किया। 60,000 से 50,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। 40,000 साल पहले यूरोप पहुंचे। 15,000 से 20,000 साल पहले अमेरिकाज में पहुंचे। ये एक्सपेंशन शायद उसी सर्वाइवल के बाद की एनर्जी का नतीजा था। आज लेक टोबा दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, लेकिन उसके नीचे वो सुपर वॉल्केनो आज भी है, और वो सो रहा है। क्या टोबा फिर फट सकता है? वॉल्केनोलॉजिस्ट्स के अनुसार टोबा का लास्ट इरप्शन 74,000 साल पहले था। सुपर वॉल्केनो इरप्शंस के बीच लाखों साल का गैप होता है, तो निकट भविष्य में टोबा के फटने की संभावना बहुत कम है।
लेकिन दुनिया में दूसरे सुपर वॉल्केनोज हैं, येलोस्टोन अमेरिका में, कैंपी फ्लेग्री इटली में। और अगर कोई भी टोबा साइज इरप्शन आज होती तो क्या होगा? अगर आज टोबा कैसा इरप्शन हो, आज की दुनिया में 8 अरब लोग हैं, ग्लोबल फूड सप्लाई चेन्स हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी एक टोबा साइज इरप्शन आज होती तो ग्लोबल एग्रीकल्चर कम से कम 2-3 साल के लिए सिवियरली डैमेज हो जाती। फूड शॉर्टेज, इकोनॉमिक कोलैप्स, और वो कंट्रीज जो फूड इंपोर्ट पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि बहुत से डेवलपिंग नेशंस, उनके लिए ये कैटास्ट्रोफिक होता। हम 74,000 साल पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हम फुली सेफ नहीं हैं। येलोस्टोन अमेरिका के नीचे सोया हुआ दैत्य। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन इस पार्क के नीचे एक सुपर वॉल्केनो है। इसका लास्ट मेगा इरप्शन 640,000 साल पहले हुआ था। USGS अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे इसे रेगुलरली मॉनिटर करता है और वो कहते हैं नियर फ्यूचर में इरप्शन की कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन ये सोचना कि ये कभी नहीं फटेगा वो भी नाइव होगा। येलोस्टोन का एक मेगा इरप्शन अमेरिका के एक बड़े हिस्से को ऐश में ढक देगा। 74,000 साल पहले की उस घटना की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? शायद ये नहीं कि इसने हमें लगभग खत्म किया, बल्कि ये कि हम बचे। वो कोऑपरेशन जो टोबा ने दी। स्टैनली एम्ब्रोस की थ्योरी के अनुसार टोबा के बाद जो होमो सेपियंस बचे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो निएंडरथल्स नहीं कर पाए। उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स के बीच कनेक्शंस बनाए, रिसोर्सेज शेयर किए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया। शायद इसी प्रेशर में इंसान की वो सोशल इंटेलिजेंस डेवलप हुई जो आज हमें दूसरे सभी स्पीशीज से अलग करती है। वो डीएनए जो हमें एक करता है। आज दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन हमारा डीएनए लगभग 99.9% आइडेंटिकल है। किसी भी दूसरी स्पीशीज में इतनी कम डाइवर्सिटी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हम सब, चाहे कहीं भी हों, एक ही छोटे ग्रुप से निकले हैं। शायद उन्हीं 1000 या 10,000 लोगों से जो 74,000 साल पहले टोबा के बाद बचे थे। या शायद उस बॉटलनेक का कारण कुछ और था। लेकिन एक बात तय है, हम सब एक फैमिली हैं। ज्वालापुरम आज ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। उन 15,000 स्टोन टूल्स में से बहुत से टूल्स अभी भी उस जमीन में दबे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार उस इलाके में सैंड माइनिंग हो रही है। वो राख जो 74,000 साल की हिस्ट्री का सबूत है, उसे बेच दिया जा रहा है। ये एक ऐसी आयरनी है जो दिल को दुखाती है। जो जमीन इंसानियत के सबसे डार्क चैप्टर की गवाह है, उसे आज कोई बचाने वाला नहीं। 74,000 साल पहले एक ऐसे इंसान ने, जिसका नाम हम नहीं जानते, जिसका चेहरा हम नहीं देख सकते, आंध्र प्रदेश की उस वैली में एक पत्थर उठाया। आसमान में राख थी, ठंड थी, खाना कम था, और उसने उस पत्थर को तराशा, एक टूल बनाया और जीता रहा। हम उसी की औलाद हैं, उस एक इंसान की जिसने उस अंधेरे में हार नहीं मानी। साइंस आज भी डिबेट कर रही है कि टोबा ने एग्जैक्टली कितना नुकसान किया। ये डिबेट होनी चाहिए, ये ऑनेस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो डिबेट नहीं है वो ये कि इंसान सरवाइव हुआ इसी जमीन पर, शायद इसी भारत में। अगली बार जब आप आंध्र प्रदेश का नाम सुने तो याद करिएगा वो जमीन जहां 74,000 साल पहले किसी ने टोबा की राख के बावजूद एक पत्थर उठाया था और उसने हम सबको बनाया।